के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का जो विवाद संगम की धरती से शुरू हुआ था, उसने अब देशव्यापी रूप धारण कर लिया है। जो विवाद सीधे सीधे एक जिले में साधु संतों और प्रयागराज प्रशासन तक सिमटा था, उसने अब प्रयागराज प्रशासन को पर्दे के पीछे कर दिया है और योगी सरकार को सामने ला करके खड़ा कर दिया है। सरकार जब सामने आई तो उसने अपने पैर खींचने के बजाय शंकराचार्य से आर पार की ठान ली। फिर एक ऐसा द्वंद्व शुरू हो गया जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सनातन संस्कृति के सबसे शीर्ष पर बैठे शंकराचार्य हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के शीर्ष पर बैठे और संत का जो चोला रखते हैं, ऐसे योगी आदित्यनाथ हैं। जब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था, तब शुरुआत में ऐसा लगा कि मामला आपसी सुलह से सिमट जाएगा। शंकराचार्य के सम्मान में सरकार थोड़ा पीछे हटेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शंकराचार्य भी अपनी जिद को छोड़ करके स्नान कर लेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों तरफ से अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और जो जारी रहे। शंकराचार्य की तरफ से कहा जा रहा है कि गौ तस्करी का मुद्दा लगातार उठाने की वजह से उन्हें सरकार परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का आरोप है कि शंकराचार्य ने माघ मेले के दौरान सरकार की छवि को खराब करने के लिए अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। माघ मेले से शुरू हुआ संघर्ष यौन उत्पीड़न के आरोपों तक जा पहुंचा और शंकराचार्य के ऊपर एफआईआर की नौबत आ गई। कोर्ट के आदेश पर भले ही केस दर्ज हो गया, लेकिन केस दर्ज होते ही जिस तरह से प्रयागराज पुलिस सक्रिय नजर आई और कोर्ट में सरकारी वकील की तरफ से शंकराचार्य को गिरफ्तारी से राहत देने के खिलाफ आवाज उठाई गई, उसने कई सवालों को जन्म दिया। शंकराचार्य लगातार आवाज उठा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे सनातनियों को शर्मसार होना पड़े। जिन बटुकों को लेकर उनके ऊपर आरोप है, वो कभी उनके आश्रम का हिस्सा रहे नहीं। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य बनाम सरकार के मुद्दे में अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पूरा ब्राह्मण समाज उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में प्रबुद्ध ब्राह्मण समागम की बैठक में ब्राह्मण समाज के बुद्धिजीवियों की तरफ से शंकराचार्य का समर्थन किया गया। यूजीसी और शंकराचार्य जैसे विवादों को इस मामले में ब्राह्मण समाज की तरफ से मोर्चा खोला गया। फिलहाल जिस तरीके से पूरा विवाद लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी से आगे बढ़ता हुआ मामला सरकार बनाम शंकराचार्य की तरफ मुड़ा है। अब देखना है कि किस तरीके से अदालत ने जो अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए फिलहाल शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, आने वाले दिनों में उसका क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल इस वार्ता को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहां पर रखी गई थी, इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। हमारे सारे साक्ष्य देखने के बाद एफआईआर के आदेश किए हैं। ऐसे ही माननीय उच्च न्यायालय हमारे सारे साक्ष्य देखने के बाद हमें न्याय देगा। अभी केवल उन्हीं की बात सुनी गई है, उन लिखित में उन्हीं के कागज थे, हमारा तो कोई सबूत था ही नहीं।
तो हम माननीय न्यायालय में जल्दी अपना जवाब दाखिल करेंगे और हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय उन छोटे छोटे भटुक को न्याय देगा और न्यायालय के आदेश का हम स्वागत करते हैं। महाराज जी हमारे क्या मांग कर रहे हैं? बस गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए बोल रहे हैं, पर ये भी योगी सरकार को मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है भाई? क्यों मंजूर नहीं है? गौ माता क्या आपको खाने के लिए मांग रही है, क्या पीने के लिए मांग नहीं है? 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौ पंचगव्यों से हम लोगों को चिकित्सा हो सकती है, गौमूत्र से इतना बड़ा चिकित्सा हो सकता है। तो क्या मांग रही है योगी सरकार? योगी सरकार को ये ढंग नहीं है कि गौ माता को राष्ट्र माता बना दे। हमारे महाराज जी इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। दोनों पक्षों को ये कहा गया कि आप अपना लिखित बहस दायर करें 12 तारीख तक, और उसके बाद ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन केस में चालू रहेगा और जो एप्लीकेंट स्वामी जी हैं वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो उनका अरेस्ट स्टे रहेगा। आपने सबने देखा। अब डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि किसी ने छुट्टियां पकड़ी थी। बताओ, डिप्टी सीएम को क्या साफ सुन गया क्या? 1 महीने बाद पता लगा छुट्टियां पकड़ी थी, किसी ने शिखा पकड़ी थी। बोलो, आपने हिंदुस्तान में सनातन धर्म के रखवालों की सरकार में, बताओ, हमारे ब्राह्मण लोगों की छुट्टियां खींच ली। क्या बोल रहे हैं डिप्टी सीएम? अगर डिप्टी सीएम की हैसियत है अपने समाज की इज्जत बचाने के लिए, तो यह सरकार गिराए या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। उनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज विशुद्ध कांग्रेसी थे, तो अपने हिंदुस्तान के सब साधु महंतों को एक मंच पर खड़ा कर दिया था राम मंदिर आंदोलन के नाम पर, परंतु एक स्वरूपानंद थे जो उस मंच पर नहीं आए थे। वो कांग्रेस के पूरी तरह से पिट्ठू थे। ऐसे ये भी कांग्रेस के पिट्ठू है। तो जिस तरीके से शंकराचार्य को लेकर के विवाद चल रहा है, अदालत की तरफ से राहत मिली है, सरकार का अपना स्टैंड है, सबूतों की बात हो रही है, इन सब के बीच में जो फंसा हुआ है वो है एक समाज का ब्राह्मण वर्ग। और लगातार उस ब्राह्मण वर्ग की बेचैनी यूं बढ़ती जा रही है कि जिस तरीके से पहले यूजीसी आया, उसके बाद शंकराचार्य पर विवाद हो रहा है, उसके बाद इसी सरकार में शंकराचार्य को कोई भगवान शंकराचार्य कह रहा है, कोई बटुकों की चुटिया खींचे जाने पर बटुकों का सम्मान कर रहा है अपने घर बुलाकर, और कोई सदन के अंदर खड़ा होकर के कालनेमी कह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि समाज में एक अपनी तरह का विद्रोह और गुस्सा सामने से दिखता है। यही हो रहा है आज इस पूरे घटनाक्रम में। हमारे साथ बबीता पंडित जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, पंडित गिरीश आचार्य जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। पंडित गिरीश आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से अदालत ने अपना वर्डिक्ट दिया है, अदालत ने जिस तरीके से शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाई है, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है समाज के बीच में, सरकार के बीच में? जी देखिए, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया है, वो परमानेंटली नहीं है, अगले आदेश तक के लिए है। अभी ब्रह्मचारी जी ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कोर्ट में, अभी केवल इनका साक्ष्य प्रस्तुत हुआ, इन्होंने अपने एविडेंस रखे हैं। जब आशुतोष ब्रह्मचारी अपना साक्ष्य वहां प्रस्तुत करेंगे तो वही कोर्ट ऐसे दुराचारी दुष्यंत के वेश में समाज को दूषित कर रहे हैं, धर्म को दूषित कर रहे हैं, सनातन पर आघात कर रहे हैं, इनको गिरफ्तारी का आदेश फिर जारी करेगा वही कोर्ट। ठीक है बबीता जी, आप ठीक है, बोलिए। मैं आता हूं आपके पास। बबीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अदालत का फैसला आया है, उसे किस तरीके से जो शंकराचार्य के मानने वाले हैं वो देखते हैं, अदालत में जो सबूत रखे गए या जिस तरीके से दलीलें रखी गई, उन चीजों के आधार पर फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है? देखिए शेखर जी, सबसे पहली बात तो ये कि शंकराचार्य जी को मानने वाला हर सनातनी है,
क्योंकि ये तो आदि गुरु शंकराचार्य के समय से चल रहा है, कोई मेरा या आपका बनाया हुआ, किसी पार्टी का बनाया हुआ नहीं है। तो जो भी सनातनी है वो शंकराचार्य को मानता है। एक विधर्मी ने आके कोई ऐसा आरोप लगा दिया कि हर एक के मन में संशय पैदा हुआ, लेकिन उस संशय पैदा होने के बाद भी शंकराचार्य जी तो अपने स्थान पर ही हैं, वहीं पर टिके हुए हैं। उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपने जो करना है, जैसा करना है, जो न्यायालय या पुलिस का काम है वो करेगा, ठीक है। लेकिन जो ये फैसला आया है, ये फैसला, जबकि सब, यदि आप कानून का थोड़ा सा जो भी जानता है वो यही कहता है कि पॉक्सो एक्ट में तो ये होना ही नहीं चाहिए था, पहले दिन ही उठा लेना चाहिए था शंकराचार्य जी को भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सबके मन में संशय है ये अभी जो सब लोग, जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि भाई वो ऐसा उन्होंने किया चोला पहन के, तो ये अभी आप न्यायालय हम नहीं है, हम किसी पे फैसला नहीं दे सकते। कोई आदमी आरोप लगा देता है, वो तो कोई भगवान को, कृष्ण को भी कह देता है कि वो तो जी बस रास रचाते थे, तो ये कोई अर्थ नहीं हुआ। और सभी में बहुत खुशी की लहर है। और मैं कल एक वीडियो देख रही थी जिसमें बताया जाता है कि गिरीश जी, मैं आऊंगा आपके पास पूरा मौका रहेगा, आप अपनी बात को रख पाएंगे। ऐसे बीच बीच में बोलेंगे तो फिर ना आप उनकी बात सुन पाएंगे, ना हम आपकी बात को समझ पाएंगे। तो दर्शक, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा। बबीता जी अपनी बात पूरी करें। तो ठीक है जी, शंकराचार्य जी ना, मैं यही कहना चाहूंगी, शंकराचार्य जी की व्यक्ति नहीं है, वो एक परंपरा है। उस परंपरा पर आघात हुआ है, और जिसने किया है ना, उसका यदि पूरा चरित्र खुल जाएगा ना, तो मैं बोलती हूँ कि कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि ये, मतलब हर किसी के मन में संशय आ जाएगा। जो आज थोड़ा मान भी रहे ना कि हो सकता है किसी ने आरोप लगाया है इतने बड़े आदमी पर, तो हो सकता है, तो उनकी प्रतिष्ठा को नहीं, उस संस्कार, उस शंकराचार्य परंपरा को आघात पहुंचाना जो कोशिश की गई है, वो बहुत ही निंदनीय है। और जितना भी उनको राहत मिली है उसके लिए बहुत खुशी की लहर सब में है, और होनी ही चाहिए। मतलब आप अपने भगवान को यदि देखेंगे कि उन पर यदि कोई आरोप लगा रहा है, मेरा देखिए कोई ऐसा कारण नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा इतने दिन से कि एक इंसान लगातार मतलब बोले ही जा रहा है शंकराचार्य जी के खिलाफ, तो मेरे को लगा कि नहीं, सामाजिक होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमें सामने आना चाहिए। यदि मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ तो उसकी पूरी पोल पट्टी खोलनी चाहिए, बताना चाहिए कि वो व्यक्ति इस लायक है ही नहीं कि शंकराचार्य जी के कदमों में भी बैठ सके। ठीक बस है, उसने संत का चोला पहना हुआ ठीक है। बस। बबीता जी, मैं आता हूं, अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। गिरीश जी, अब मेरा एक सवाल है आपसे। जो बबीता जी ने जो बात कही है उसका जवाब आप देने के लिए स्वतंत्र हैं अपनी बारी पे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पॉस्को एक्ट है उसमें प्रावधान इस तरीके का है कि अगर कोई माइनर है, कोई बच्चा है, और उसके साथ में कोई गलत बात हुई है, वो पुलिस स्टेशन जाता है, पेरेंट्स के साथ में जाता है, गार्जियन के साथ में जाता है, पुलिस को वहीं के वहीं उसकी कंप्लेंट नोटिस लेनी पड़ेगी, उसके मामले को दर्ज करना पड़ेगा। लेकिन शंकराचार्य के मामले में हम देख रहे हैं कि जो बटुक थे या जो बच्चे जो आरोप लगाने वाले हैं, वो जब पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने वहां मामला दर्ज नहीं किया। बाद में अदालत के मार्फत ये आया कि आप मामला दर्ज कीजिए, और उसके ऊपर इस तरीके की सारी चीजें चली हैं। तो इससे भी एक मामला दिखता है कि ये कहां पे कोई लूप होल है क्या। तो क्या इस पूरे मामले में, जिस तरीके से खुद आशुतोष ब्रह्मचारी ये कह रहे हैं कि हमारे सबूत अभी वहां लगे नहीं है, हमारी तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, दलील नहीं रखी गई है, हम आगे चल करके रखेंगे, तो ऐसा लगता है कि अभी मामला बनाया जा रहा है। कि मामला कोई बनाया जा नहीं रहा है ना, ये मनगढ़ंत मामला है। आप बताइए, जिस व्यक्ति को हम शंकराचार्य के नाम से संबोधित कर रहे हैं, आप इनके अंदर शंकराचार्य के क्या गुण है? ये राजनीतिक व्यक्ति है, इन्होंने अपने छात्र जीवन में कांग्रेस की छात्र इकाई जो है उससे चुनाव लड़ा, राजनीति में विफल होने के बाद एक कांग्रेस के पक्षधर हैं। अब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सफाया हो चुका है मुद्दा, आप देख रहे हैं। तो सपा का समर्थन लेकर के अब सपा का प्रचार कर रहे हैं। ये सनातन को बदनाम करने वाले व्यक्ति हैं। जितना बदनाम, जितना आघात सनातन पर कथित शंकराचार्य जी ने किया है, ये स्वयं घोषित शंकराचार्य हैं। जो व्यक्ति परंपरागत रूप से नियमों के आधार पर शंकराचार्य घोषित नहीं हुआ, जबरदस्ती अपने घोषित करवा लिया, वह व्यक्ति सनातन पर इतना बड़ा आघात कर रहा है। इनकी भाषा देखिए आप, तू तड़ाक की भाषा। अभी एक पत्रकार को डांट कर भगा रहे थे, तू कौन होता है। तो बबीता जी, वो बात आपके ऊपर भी लागू है। शंकराचार्य के पद पर है। एक मिनट, मेरी बात। हाँ, बोलिए गिरीश जी, बोलिए।
आप शंकराचार्य पद पर हैं। जी एक कुंठित, इनकी मानसिकता इतनी कुंठित है। एक संत, अच्छा जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं, नाथ संप्रदाय की परंपरा में जाइए, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं वो, उनके जो गुरु थे वो भी हिंदू महासभा सांसद थे। सनातन का पक्ष लिया उन्होंने, हिंदुत्व का पक्ष लिया उन्होंने। ये हिंदुत्व को, सनातन को बदनाम कर रहे हैं घूम करके। इनकी शैली देखिए, इनकी भाषा देखिए, कभी मुख्यमंत्री जी को माओ का बेटा कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। ये एक शंकराचार्य की भाषा है क्या? मेरा प्रश्न है, क्या ये शंकराचार्य की भाषा शैली है? ठीक है, इसका जवाब हम आगे चल करके लेते हैं। अभी जो बात आपने कही है उसमें से ये बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई शंकराचार्य तो देश के किसी भी, शंकराचार्य का किसी राजनीति से क्या लेना देना? पहली बात, चलिए फर्ज कीजिए कि वो राजनीति में किसी समय किसी अवस्था में रहे भी होंगे, तो उसके बाद आज की तारीख में जिस पदवी पर बैठे हुए हैं वो शंकराचार्य की पदवी है। अब सवाल यह है कि शंकराचार्य आज अगर आपको यह लगता है कि वो कांग्रेसी हैं या फलाने दल के हैं, उन्होंने स्वघोषित किया है, तो यह मसला तो जिस दिन घोषित हुए उस दिन शुरू हो जाना चाहिए था। आज तक का इंतजार क्यों किया गया? बड़ी सी नहीं, और ऐसा नहीं है, वो जिनके चेले हैं, मतलब शंकराचार्य ने जिन शंकराचार्य से यह धारण किया है, वो कौन से वो क्या वो कांग्रेसी नहीं थे? साक्षी महाराज ने बयान में अपने कहा कि स्वरूपानंद सरस्वती बहुत बड़े कांग्रेसी थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इनके गुरु थे वो भी कांग्रेसी थे, तब बीजेपी वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई, तब योगी जी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, प्रशासनिक अधिकारी भी शांत बैठे रहे, ब्रह्मचारी भी शांत बैठे रहे, आशुतोष ब्रह्मचारी भी शांत बैठे रहे। अभी अविमुक्तेश्वरानंद उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सारा मामला एक ही दिन में निकल करके आ गया क्या? देखा कि जब इन बटकों का प्रकरण सामने आया, अब जब शंकराचार्य हैं, धर्म के पोषक हैं, सनातन धर्म के रक्षक आप हैं, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए, आपने क्या किया? जरा सी बात थी, क्या इतना धैर्य आपके अंदर नहीं था? अगर जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार ने एक रूल बनाया, एक नियम बनाया, क्या कोई जरूरी था आप पालकी पर जाकर स्नान करेंगे? आप शंकराचार्य हैं, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए, सनातन के उत्थान के लिए आप 2 कदम पैदल भी चल सकते थे। तो सरकार के द्वारा बनाए गए, प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन आपको विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए था, तो इससे आप सम्मान बढ़ता। वो आप संत के वेश में हैं। नहीं। जब बटकों का एक दुराचार का प्रकरण सामने आया बटकों के साथ में, तब आज तो ब्रह्मचारी ने यह मुद्दा उठाया। बटुकों की चोटी पकड़ करके भी प्रशासन की तरफ से मारा गया है, वो भी एक प्रकरण है। दूसरी चीज यह है कि अगर कोई शंकराचार्य पालकी से नहीं उतरा, उसने प्रशासन का कहना नहीं माना, तो इसका आप जो कह रहे हैं उससे तो अगली लाइन ये बनती है कि भाई उसके ऊपर पॉस्को का मुकदमा लगवा दो। आप जो कह रहे हैं उससे तो ये दिशा तय हो रही है। प्रशासन का काम है। जब उन पटकों की बात पुलिस ने नहीं सुनी, तो जहां उन्हें सहज लगा, जहां जाकर के अपनी बात जिससे हम बड़े सहजता में कर सकते हैं, उसे कहा उन्होंने। अब जब उनको पता चला तो ब्रह्मचारी जी को, तो ब्रह्मचारी जी ने अगर मुद्दा उठाया, शंकराचार्य जी अपने निर्दोष बता रहे हैं, तो कम से कम ये कोर्ट का सम्मान करते हैं, निर्दोष हैं, अग्रिम जमानत की अर्जी क्यों दाखिल किया इन्होंने? कोर्ट के फैसले का इंतजार करते, क्या डर नहीं थी? इन्हें डर है, इन्होंने दोषी हैं, इन्होंने कुकर्म किया है। ठीक है बबीता जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें एक पक्ष ये कह रहा है कि शंकराचार्य ने जिस तरीके से, अभिमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से पूरे मामले में पहले बेल लेने की कोशिश की है, जिस तरीके से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी डाली है, ये बताता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए,
यदि गड़बड़ तो पहले कहाँ से शुरू होती है? यदि हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि पॉक्सो एक्ट में सबसे पहली बात तो थी, जब बटुक ब्राह्मण ये बता रहे हैं कि इन्होंने बोला कि भाई बटुक ब्राह्मणों की नहीं लिखी गई, गिरीश जी ने बोला, लेकिन बटुक ब्राह्मण तो गए नहीं पुलिस के पास। क्या बटुक ब्राह्मण गए? इन्होंने बोला वास्तोज के पास जब गए जब बटुक ब्राह्मणों की कंप्लेंट नहीं लिखी गई, जबकि ऐसा नहीं है। वो सीधे बटुक ब्राह्मण जो थे वो आशुतोष के पास ही गए। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, यदि पॉक्सो एक्ट था तो शंकराचार्य जी कब तक बैठे रहेंगे? उनको और भी कार्य हैं। तो उन्होंने देखा, और उनके जो भक्त हैं, क्योंकि वो कह रहे परंपरा को खंडित नहीं होने दे सकते, इसीलिए जाकर उन्होंने क्या किया, उनके भक्तों ने लगाया कि भाई हम शंकराचार्य तो नहीं गए वहां पर कि हम बेल के लिए करते हैं। तो भाई कोर्ट को लगता कि गलत है तो नहीं देता बेल। ये भी है ना, यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन उठता है ना कि अभी तक उनको फिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया? तो क्योंकि वो भी जानते हैं जिस आरोपी ने ये लगाया है आरोप, वो खुद आरोपी है और उसकी बात पे कहीं ना कहीं संशय है। पुलिस को भी संशय है, कोर्ट को भी संशय है। नहीं तो ऐसे आज तक नहीं हुआ कि पॉक्सो एक्ट में एक इंसान को अभी तक बेल मिली हो। आप बताइए खुद कभी हुआ है तो ये हम कैसे निर्धारित करेंगे? अब ये जो बता रहे हैं कि नहीं जी वो तो अपराधी हैं, कोर्ट का फैसला। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने देखिए दोनों पक्ष जाते हैं। यदि मुझे पता है कि मेरे खिलाफ वाला इंसान आ रहा है, मैं वादी हूं, मैं वहां पहुंचूंगी, मैं पीड़ित हूं, मैं बोलूंगी नहीं इनको मत दीजिए बेल, क्योंकि ये यदि इनको बेल दे दी गई तो ये कुछ ना कुछ और अपराध करेंगे। लेकिन आशुतोष तो वहां आया नहीं, ना उनके बच्चे आए, ना उनका कोई, तो क्यों नहीं आए वो? आप ये बताइए ना, क्यों नहीं आए? आना चाहिए था। यदि मेरे को चोट लगी है, मुझे दर्द होगा तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो न्याय मांग रही हूँ ना, सिर्फ टीवी पे आके न्याय मांग रहे हैं, वो न्यायालय में क्यों नहीं पहुंचे? अब बताइए, कल जाना चाहिए था। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। बताइए भाई गिरीश जी, बताइए। जी देखिए, ऐसा है, ब्रह्मचारी जी ने अपनी बाइट दी है, उन्होंने कहा है, ये भी हमने अपना साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया था, इन्होंने अपने एविडेंस वहां प्रस्तुत किए थे, जिसके आधार पर सरकार ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने, क्षमा करिए, कोर्ट ने। लेकिन अभी ब्रह्मचारी जी जल्द ही अपना एविडेंस पटकों के साथ में जब कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, दूध का दूध पानी पानी आ जाएगा। इंतजार करिए आप, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? इतने गंभीर मामले में नहीं, यहीं पे सवाल पैदा होता है। गिरीश जी, बात समझिए आप, ये मामला बहुत संवेदनशील है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ यह मामला है। जिस तरीके से आशुतोष ब्रह्मचारी, जिनके ऊपर खुद की एफआईआर हैं, दर्जनों मामले हैं, वो आदमी, वो शख्स जब इस तरीके का आरोप शंकराचार्य की पदवी धारण किए हुए व्यक्ति पर लगाता है तो सनातन और हिंदू दोनों को कष्ट होता है। वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसको छोड़ दीजिए आप। सवाल इस बात का है कि एक संत शंकराचार्य पर आरोप लगा रहा है, मामला पॉक्सो एक्ट का है, जहां बच्चा अगर पुलिस के पास पहुंच गया तो पुलिस अगर मामला दर्ज नहीं करेगी तो अदालत पुलिस की खाल उतार लेगी। ऐसी स्थिति में आपको अदालत जाकर के वो मामला एक तो लगवाना पड़ रहा है, दूसरा जब अदालत में तारीख आ रही है तो आप किसी तरीके का कोई एविडेंस नहीं रख रहे हैं, वहां पर आप खुद फिजिकली वहां पर मौजूद नहीं है, तो ये कहीं फिर उसके बाद तो तमाम बातें शुरू ही हो जाएंगी ना कि भाई कुछ होगा तो हम लाएंगे, कुछ होता तो वो लेकर के आते, ये सारी बातें अब आप कहने लगे। इसीलिए तो मन में संशय हो रहा है। हम कह रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत ये तो अदालत जाने, लेकिन एक प्रोमिनेंट आदमी के ऊपर अगर इस तरीके का आरोप लगाना है या लगा है तो भाई उसके सामने जो आदमी है उसको भी तो अपने एविडेंस लेकर के आने चाहिए थे। शेखर जी, जब कोर्ट ने इनके ऊपर एफआईआर करने का आदेश दिया था, उन बटकों के बयान के आधार पर ही दिया था, ऐसे नहीं दिया था। ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपका, ये एक पॉइंट हो गया, ये आपकी दलील है कि अदालत ने बटकों का पहले बयान सुना और उसके बाद ये फैसला दिया। अब आप अगले पॉइंट पे आइए, आप एविडेंस लेकर के क्यों नहीं अदालत पहुंचे कल? अभी इन्होंने कहा था ना कि शंकराचार्य जी को और भी काट है। शंकराचार्य जी केवल सनातन का दुष्प्रचार कर रहे हैं, सनातन पर आघात पहुंचा रहे हैं, हिंदू समाज में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। ये कहते हैं जो भी संत हैं और संत हो सत्ता को संभाल रहे हैं। जिस सत्ता के लिए आप लालायित थे,
जिस सत्ता की चापलूसी करते करते जीवन व्यतीत कर दिया आपने। अगर एक देखिए, हमारे शास्त्रों में बता रहा हूं आपको, सत्ता के दो रूप थे। एक होती थी राजसत्ता, मैं प्रमाण दे रहा हूं, और एक होती थी व्यासत्ता, संसत्ता। जब कभी राजसत्ता में विकृति पैदा होती थी तो संत सत्ता हमारी आगे बढ़ती थी और उस राज सत्ता का संचालन करती। जैसे रामावतार में जब भगवान राम को वनवास हो गया, चक्रवर्ती जी तो धाम गमन कर गए, भरत जी ननिहाल में थे, नंदीग्राम चले गए खड़ाऊ लेकर के, तो पशी नदी के आदेश पर अवध की सत्ता का संचालन होता था। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि राजा बेन, अरे भाई अभी वो सत्ता को लेकर के कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वहां मोदी जी अपनी कुर्सी पे मजबूती से जमे हुए हैं। सुन लीजिए, नहीं वो ठीक है, आप उसका वो ठीक है अपनी जगह पे बात। अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई खतरा नहीं, यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई खतरा नहीं। बात समझिए आप जो बात कह रहे हैं आप ही की बात में आपका सवाल भी है, आपका जवाब भी आप ही की बात में है। भाई राज सत्ता कहां, अगर शंकराचार्य की बात बुरी लग रही है तो वो तो जो सत्ता में बैठा है उसको टोक रहे हैं। उनकी अपनी कौन सी सत्ता है, वो शंकराचार्य हैं, अपनी जगह पे विराजित हैं। अब देखिएगा, उन्होंने व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया उन्होंने, तो पलट करके मुख्यमंत्री ने उनको कोई डिस्काउंट दिया है क्या? अब इनकी भाषा देख, आप एक मुख्यमंत्री को जो भी संत परंपरा से, नाथ संप्रदाय से आते हुए हैं, आप पे ही समकक्ष हैं एक तरीके से, तो आपने किन शब्दों का प्रयोग किया है ये देखा आपने? इनकी भाषा सही अरे है? भाई मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा है कि ये वाद विवाद तो दोनों तरफ से हुआ ना, ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य जी ने कुछ कहा और मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। दोनों लोगों अपनी अपनी तरीके से वो करा है उन्होंने उस आप। अच्छा फिर सवाल इस बात का है, नहीं सवाल गिरीश जी आप समझिए इस चीज को, सवाल इस बात का है कि शंकराचार्य को जो राहत मिले, आज हम चर्चा भी क्या कर रहे हैं, मामला कहीं से कहीं चला जाएगा। शंकराचार्य को जो राहत अदालत से मिली है वो उनकी तरफ एक प्लस का निशान दिखाता है। आज की तारीख में तो यही सही है, ठीक है। सरकार या प्रशासन या आशुतोष ब्रह्मचारी, जो भी लोग उनके खिलाफ अपनी बात रख रहे थे, उनको एक तरीके से यह माना जाएगा कि अदालत ने जो फैसला दिया उससे धक्का पहुंचा। आप ये बताइए कि धक्का नहीं पहुंचा है, इसके लिए आपके पास क्या दलील है? देखिए, अदालत का सम्मान ब्रह्मचारी भी कर रहे हैं, अदालत का सम्मान हम सब लोग कर रहे हैं, अदालत का आदेश सर्वोपरि है। उसी अदालत ने आदेश दिया था तब शंकराचार्य भी मिला रहे थे। ये तथाकथित में तथाकथित शंकराचार्य हैं, स्वयंभू साक्षात प्रकट हो गए। ये उमा शंकर उपाध्याय जी मैं जो सनातन करावास कर रहे हैं भाई, संत का चोला मैं ये कह रहा हूं कि आप तब कहां थे जब शंकराचार्य इन्होंने अपने आप को अच्छा घोषित ही किया, मान लो, तो जिस दिन घोषित किया उस दिन आप कहां थे और आपकी बाकी पूरी टीम कहां थी? ऐसा है, जब से इन्होंने स्वयं, तब से इनका विरोध हो रहा है। ऐसा नहीं विरोध नहीं हो रहा इनका विरोध तब से हो रहा। देखिए, यही शंकराचार्य जी हैं, इनके पक्ष में कौन खड़ा है? इनके पक्ष में कौन खड़ा? देखिए, जिस सपा सरकार में इनके ऊपर लाठियां मारी गई, सर फोड़ दिया गया, वैसी अखिलेश यादव से फोन पर एक आते हैं, आप हमारा सपोर्ट करिए। अरे भाई गिरीश जी, आप इस बात को समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरण पखार चुके हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद खुद गोरक्ष मठ में जा चुके हैं, योगी जी के साथ में बैठ करके और पूजन हवन कर चुके हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, इनका कुकृत तब तक हो, इनका जो कुकृत है ना, जब लोगों ने नहीं पता था तब हम भी नमस्कार करते थे, लेकिन जब एक दुराचारी निकल गए, इनका दुराचार समाज के सामने आ गया, अब तो नहीं करेंगे ना। अरे भाई, करके मक्खी नहीं निकली जाती साहब। ऐसा है कि आप नहीं, अब आपकी दो बातें हो गई यहां पर, अब आप दो बातों पे आ गए। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में और लगातार यह बात कही कि यह व्यक्ति जो शंकराचार्य की पदवी पर बैठा है, यह शंकराचार्य है नहीं, यह कांग्रेसी है, यह सनातन को दूषित कर रहा है। ये 3-4 बातें आपने कही और इसके साथ साथ यह पॉस्को वाला मामला है,
जो आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से आया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ठीक है, उसके ऊपर तो अदालत ने फैसला दे दिया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब मोदी योगी दोनों लोग अभिमुक्तेश्वरानंद के पास जाते रहे हैं और शंकराचार्य बनने के बाद से जाते रहे हैं, तो पंडित गिरीश आचार्य किस बिना पर यह बात कह रहे हैं? उनके पास क्या आधार है कि यह कांग्रेसी हैं या ये शंकराचार्य हैं ही नहीं? इन्होंने खुद को अपने आप ही घोषित कर लिया है। जब अभी साल 1.5 साल के भीतर योगी और मोदी गए हैं, उस दरमियान आप कहां थे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सनातन के पोषक हैं और धर्म के पोषक हैं। ये जो है, जब कोई भी संत वेश में जाएगा तो संत वेश में हम उसका सम्मान ही करेंगे। इनके चोले का सम्मान था। वो नहीं गए। अरे भाई, इनको बुलाया नहीं बुलाया अभी? अच्छा, एक मिनट, आप नहीं, आप जवाब प्रॉपर आ नहीं रहा। मैं बबीता जी के पास भी जाऊंगा। बटुकों को आगे करके तो पिटवाया। अरे वो बटुक छोड़ दीजिए, के लिए बटुकों को आगे किया। उस बटुक वाले बटुकों को अभी रहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जब गोरक्षपीठ गए तो वो शंकराचार्य थे कि नहीं थे? वो आज भी नहीं शंकराचार्य है। कौन मान रहा उनको शंकराचार्य? अरे नहीं मानते शंकराचार्य को। नरेंद्र मोदी ने जब अभिमुक्तेश्वरानंद के अगर नरेंद्र मोदी ने जिस योगी जी पर आक्षेप लगा रहे हैं, ओहो, मैं क्या कह रहा हूं? वो ठीक है, मैं कह रहा हूं जो सवाल है उसको समझिए आप। ऐसे फिर दर्शकों के बीच में आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। मेरा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहैसियत शंकराचार्य, भाई वो सब संतों के तो नहीं, बहैसियत शंकराचार्यों के जब चरण पखारे उन्होंने, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के भी पखारे। जब योगी जी ने गोरक्षपीठ बुलाया तो कार्ड पर छपा था शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का नाम। ओ भाई, ये क्या था? या तो आप तब गलत थे या आज आपने स्टैंड बदला, दो में से एक ही चीज है। क्या है बता दीजिए। स्टैंड कोई नहीं बदला है। मैं आ रहा हूं अभी तो पूरा मौका दूंगा आपको, रुक जाइए, अभी पहले हमें उलझ लेने दीजिए इनसे। स्टैंड कोई नहीं बदला है। हाँ, हम लोग सनातन के पक्षधर हैं। ये मत समझिएगा हम जोगी जी का पक्ष ले रहे हैं। हम पक्ष सनातन का ले रहे हैं। हाँ, और किसी व्यक्ति का कुकृत्य दुराचार हाँ, सामने आता है, ठीक, उसके विरोध में समाज खड़ा होता है। अरे वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसी सरकार में आसाराम बापू नाम का भी एक संत बना हुआ फिरता था, वो जेल में है पिछले कई साल से। वो बात समझिए, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दिया जाए। नहीं, डिस्काउंट की जमाना छोड़ दीजिए आप, डिस्काउंट किसी को नहीं है। कानून की नजर में, ओहो, मैं क्या कह रहा हूं गिरीश जी, कानून की नजर में जब तक आसाराम पे मामला नहीं आया, जब तक वो चीजें सामने नहीं आई, एक और है वो राम रहीम, वो भी जेल में है। एक और है, वो भी जेल में है, जिसने सेना वेना बना करके रखी हुई थी वहां हरियाणा में। तो ऐसा नहीं कि किसी को डिस्काउंट या कंसेशन दिया जा रहा है। इनका भी कानून की नजर में आ गया है। अभी तो कानून में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है फिलहाल। वही होंगे। ठीक है, अब ठीक है, मैं बबीता जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि देखिए, जब शंकराचार्य की पदवी पर कोई बैठा है, देश में 3 और शंकराचार्य भी हैं, ऐसा नहीं है कि विवाद कहीं से शुरू होता है, कहीं मतलब कहीं से धुआं निकल रहा है तो कहीं आग लगी भी होगी। सवाल इस बात का है कि वो आग किस तरीके की है और क्यों लगी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैं आ ही रहा, आप ही से सवाल है ये। स्वरूपानंद सरस्वती का अपना जो कैरेक्टर रहा बहैसियत शंकराचार्य, उसके ऊपर भी तमाम सवाल उठते रहे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। शंकराचार्यों को भी बीजेपी ने अपनी तरफ खींचा तो कांग्रेस ने भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और उठा करके 2 फाड़ कर दिए उस शंकराचार्य की पदवी के भी। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो या तो जो सनातनी थे वो उस समय खड़े हो गए होते कि शंकराचार्य को दूर रखो इन सब मामलों से। अब जब नहीं रखा तो यह दिन तो आना ही था और वो आ गया। अब अदालत में मामला है। जिस धर्म की सत्ता सबसे बड़ी जिस देश में होती थी, आज वहां धर्म अदालतों के चक्कर काट रहा है, सत्ता की लोलुपता देख रहा है। देखिए शेखर जी, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। कहीं ना कहीं जब स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य थे, उसी समय से मुकदमा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अवधेश ये अभी बने हैं तो इसलिए चला है।
ये तभी से चल रहा है। लेकिन क्या था उस समय पे, क्योंकि कोई और हैं जो शंकराचार्य, और आज इन्हीं शंकराचार्य की बात नहीं है, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज की बात नहीं है, निश्चलानंद जी महाराज, उन्होंने अपना चवर और सिंहासन त्यागा हुआ। आपने कभी देखा हो ना, वो सिंहासन पे बैठते ना चवर लेके ना पालकी में चलते हैं, वो स्नान करने भी पैदल जाते हैं। क्यों? उन्होंने संकल्प लिया है कि मेरी पीठ पे जो एक नकली शंकराचार्य घुमाया जा रहा है, उन्होंने योगी जी से भी प्रार्थना करी थी कि उनको हटाया जाए या उनका कुछ किया जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही गद्दी पर इतने सारे लोग, तो उन्होंने किसी ने मुकदमा डाला, तो स्वरूपानंद जी जब तक रहे तो कोई बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जब ये आए तो ये थोड़े मुखर हैं, बोलते हैं चीजों में। अब बोल तो सनातन के लिए रहे हैं ना, उन्होंने क्या बोला? अब बोलिए कि उन्होंने किसी को अपना जो गुरु जी ने औरंगजेब बोल दिया अपने मुख्यमंत्री जी को, ठीक बात है, क्योंकि वो सनातन की रक्षा कर रहे हैं, तो उनको लगा मंदिर तोड़े गए हैं। भले ही मंदिर को सुंदर बनाया गया, लेकिन उनका कहना यह है कि सुंदरता क्यों देनी है मंदिर में, मंदिर की प्राचीनता को छोड़ दीजिए, तो उन्होंने औरंगजेब बोल दिया। तो अब सब कहते हैं कि और जो अपने मुख्यमंत्री जी, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो अपना राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ बात ये आती है, जो कोर्ट में फैसला है वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ बताया जाता है कि फैसला आ चुका है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है इस परंपरा में, जो शंकराचार्य जी होते हैं, आप कितना पिछला इतिहास, कितना वीडियो देखिएगा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमेशा ही शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के साथ साथ चलते थे, इनको दंड दिया गया था, तो उसका अर्थ यही होता है कि इनको शंकराचार्य उत्तराधिकारी मेरे ये होंगे। अब आप बताइए, अपने आप ये कह रहे स्वयंभू हैं, स्वयंभू कैसे हुए? जब शंकराचार्य कौन बनाएगा? शंकराचार्य ही शंकराचार्य किया पट्टाभिषेक करेगा। उस पट्टाभिषेक को किसने किया? जो अपने शंकराचार्य जी हैं साउथ के, उन्होंने किया। दो स्वरूपानंद जी की दो पीठ थी, दोनों पीठों पे उन्होंने उनका पट्टाभिषेक करा। तो किसने विवाद लाया ये कि शंकराचार्य नहीं है? नहीं, ये तो विवाद तो देखिए ऐसा है, अब मैं बताता हूँ आपको बबीता जी, थोड़ा बहुत हम भी समझते हैं। देखिए, विवाद तो वहीं से शुरू हो गया जब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठें स्थापित की, चारों में एक एक शंकराचार्य को बैठाला गया है ना, और एक एक वेद उनको सौंपा गया, एक एक वेद का एक एक हमारी पीठ उसका चारों प्रतीक वेद है। में से। अब सवाल इस बात का है कि शंकराचार्य के रूप में स्वरूपानंद सरस्वती अपने आप को 2 जगह डिक्लेयर कर लें। ये पहली गलती तो वहीं से शुरू हुई। जब गुरु गलती करता है तो चेला यूं ही फंसता है। आप बात समझिए हमारी। सनातन ऐसा नहीं है कि ये गिरीश आचार्य, ये तो ठीक है अपनी तरह से देश कालखंड में जो आदमी जो देखेगा वो बोलेगा। हमारा काम भी है इस देश के सामने, समाज के सामने, सनातन के सामने, हिंदुओं के सामने सच को रखना। गलती थी स्वरूपानंद सरस्वती की, जिन्होंने पीठ 1 नहीं 2 क्यों, तीसरी भी ले लेते, चौथी भी ले लेते, तुम आदि गुरु हो जाते। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जो उन्होंने बोया था अब वो फसल कट रही। आप समझिए इस बात को। देखिए क्या था, आपको जितना मुझे पता है, देखिए ये परंपरा जो है शंकराचार्य जी की, कि उन्हीं के मठ का कोई बहुत अच्छे से बता सकता है, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है एक सनातनी होने के नाते, और मैंने कुछ पढ़ा है, पढ़ाई करी है, ज्योतिष का आचार्य किया है यूनिवर्सिटी में प्रॉपर जाके, कर्मकांड में कर यूनिवर्सिटी से, तो है क्या कि शंकराचार्य जी जब माधवाचार्य जी महाराज थे, तो उनका जब वो हुआ, देह पूरा हुआ, तो उस समय पे वो अपना कोई उत्तराधिकारी बनाकर नहीं गए थे। यदि वो अपना उत्तराधिकारी बना के चले जाते तो कोई विवाद नहीं आता। तो उस समय में ये होता है कि कौन उसको संभालेगा। तो उस समय कुछ निर्णय लिया गया होगा कि जो उस समय करपात्री जी महाराज बहुत बड़े बड़े संत थे, तो सबने को निर्णय लिया कि इनको बैठाया गया। तो उस परंपरा पे अब कोई और दावा करे कि नहीं हमें चाहिए थी, तो विवाद चला गया। विवाद में वो जीत नहीं पाए तो वो दोनों जगह बैठे, दोनों जगह ही रहे। तो ये उसका मामला रहा। लेकिन आज मुद्दा ये है कि यदि वो अपने शिष्य को बैठाकर चले गए हैं तो उनको आप स्वयंभू नहीं कह सकते, ये कहना बिल्कुल अपराध होगा। दूसरी बात ये होती है कि जो शंकराचार्य जी की परंपरा पर आज जो आरोप लगा है, सबसे बड़ी बात यह है कि उस आरोप पे जो लगाने वाला है वो व्यक्ति का चरित्र कितना खराब है। ये तो बोर्ड में फैसला 100% नहीं 1000% होगा ही होगा, वो बिल्कुल क्लीन चिट निकलेंगे। अभी आपने भी खूब देखा होगा, मेरे पास सीडी है, बच्चों का यौन शोषण का मेडिकल हो गया है, खूब मीडिया पे ये बात चलाई गई। किसने? आशुतोष ने। लेकिन जहां पे उसकी जरूरत थी कोर्ट में, वो वहां पे खत्म हो जाती है। ये बात हो चुकी है हमारी आपकी। अब वापस इस वार्ता को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपने अपनी बात बहुत ही पुख्ता तरीके से रखने का प्रयास किया। जो आपको पता था वो आपने बताया, जो नहीं पता है उसको भी आपने
सामने रख दिया कि ये चीज पता है, ये चीज नहीं पता है। अब मैं पंडित गिरीश आचार्य जी आपसे दो चीजों को समझना चाहूंगा। देखिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बबीता पंडित जी पक्ष रख रही हैं, मजबूती के साथ में रख रही हैं, लेकिन उन्होंने भी उतनी ही साफगोई से यह बात स्वीकार की कि जब स्वरूपानंद सरस्वती जिंदा थे, एक नहीं दो पीठों पर उन्होंने अपना आधिपत्य किया, सनातन को तो उसी समय खड़े हो जाना चाहिए था। पहली बात, तब उस समय पर लोग क्यों नहीं खड़े हुए? मेरा पहला सवाल वहां से शुरू होता है। और यह बात आप मान करके चलिए कि गुरु ने जो बोया था उसकी फसल तो किसी ना किसी दिन बड़ी होगी, और जब बड़ी होगी तो फिर किसी को दिक्कत होगी होगी। वो दिक्कत भी हो रही है। तरीका यह हो सकता था कि आप किसी सभा को बुलाते, कुछ संत समागम करवा लेते, कुछ इस देश के महत्वपूर्ण संतों के साथ में बैठक कर लेते, कुछ भी करते, किसको शंकराचार्य होना है किसको नहीं होना है कहीं बंद कमरे में तय कर लेते। सवाल इस बात का है कि आप शंकराचार्य कांग्रेसी है या नहीं है, वो आपके पक्ष में बोलेगा या नहीं बोलेगा, ये सारी बातें जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, एक तो उससे हिंदू समाज, खास तौर से ब्राह्मण वर्ग, क्योंकि शंकराचार्य ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता, एक तो वहां पे दिक्कत हो रही है। तीसरा, चुटिया पकड़ पकड़ के जो मारा गया है बटुकों को, ये अपने आप में बार बार विक्षोभ पैदा कर रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि सनातन को मानने वाला सबसे बड़ी इस समय सरकार हम देख रहे हैं, मतलब चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, दोनों ही लोग संत समाज को, सनातन समाज को मानते हैं, दिल से मानते हैं। फिर भी ये सड़क का झगड़ा बिल्कुल मतलब इस तरीके से आ रहा है कि उसकी व्याख्या करना बड़ा कष्ट हो रहा है। इस समय शब्द नहीं लगाना चाहता मैं उस तरीके के, लेकिन ये मतलब जिसको कहा जाए ना, मतलब बिल्कुल सड़क छाप लड़ाई है ये। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो खुद उसमें सना हुआ है। तो इस तरीके के जो आरोप लगाने वाले या तो वही दूध के धुले होते, या फिर पूरा मामला इस तरीके से सामने आता जो उसका पैटर्न है, ना पैटर्न दिख रहा है, ना जो आरोप लगाने वाला है वो साफ सुथरा दिख रहा है, ना ही आप लोगों ने तब जब ये शंकराचार्य बने, और अभी एक पीठ के हैं ये, स्वरूपानंद के पास दो पीठें थी, दूसरी पीठ के शंकराचार्य पर भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सनातन समाज, ये पूरा जो संत समाज है, ये क्या कर क्या रहा है? ये सड़क छाप लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने ये दिन बनाए थे, या आदि गुरु शंकराचार्य ने पीठों की स्थापना की थी? शेखर जी, आपकी एक बात को मैं बड़ी सहजता से स्वीकार करता हूं। जब शंकराचार्य बने तब संत समाज, हमारे बाकी के शंकराचार्य या सनातन के लोग कहां थे, विरोध क्यों नहीं किए? ये उस समय की महान भूल थी, ये मैं बड़ी सहजता से स्वीकार करता हूं। ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा जिन्होंने आरोप लगाया है उनके ऊपर तमाम आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं, तमाम लगी हैं। लगी हैं गिरीश जी, बड़ी सहजता से स्वीकार किया था कि मेरे ऊपर धाराएं लगी। उस समय से तमाम धाराएं, तमाम केस लगभग इनको कोर्ट से बरी कर दिया गया। उसमें कुछ केसेस हो सकते हैं। हाँ, आप बोलते रहे। आप अपनी बात रखते रहे। दूसरी चीज, जो दूसरा आपका प्रश्न था कि बटुकों की चुटिया पकड़कर मारा गया, ये मारा नहीं गया, शंकराचार्य जी द्वारा मरवाया गया बटुकों को। उनको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना था कि सनातन की छवि धूमिल हो, सरकार पर इसकी जांच आए, योगी आदित्यनाथ का जो वर्चस्व है, जो उनका औरा है, जिस प्रकार से उनकी छवि बनी हुई है, वो धूमिल हो। ये कुंठित मानसिकता का लक्षण है शंकराचार्य का। ये बटुकों को मरवाया गया। ये जहां जाते हैं, जो इनके शिष्य के साथ होते हैं, उनको आगे करके लाठियां पड़वाते हैं उन पर। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस पर जांच, मैं सरकार से कहना मांग भी नहीं सरकार से है, इस पर सरकार जांच करवाए, ये साजिश कहां चली। ये भी एक टूल किट है सरकार को बदनाम करने की।
जो शंकराचार्य द्वारा चलाई जा रही है। अच्छा, मतलब अभी ठीक है। मुक्तेश्वरानंद द्वारा, उमा शंकर उपाध्याय जी द्वारा एक टूल किट है जो एक प्रायोजित सिस्टम मतलब था, आपका जिसके कहना माध्यम ये से है उन कि बच्चों को जिस मरवाया तरीके गया से ताकि जो कुछ सनातन कप्तानों, सनातन के लोग सरकार का विरोध करें। आपका कहना यह है कि जो कुछ भी हुआ वो एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था प्रयागराज में, जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल प्रायोजित था ये। ठीक है। अच्छा, ये तो मान लिया, चलिए आपकी बात हमने समझ ली। हमारे दर्शक को जो फैसला करना होगा या जो चीज समझनी होगी समझेंगे। अभी आप समझिए, आशुतोष पांडे उर्फ अश्वनी पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी राजनांदगांव थाना कांदला जिला शामली, ठीक, जिन्होंने ये पूरा मामला उठाया है। अब उनके ऊपर जो मेरे पास लिस्ट है इस समय, मैं नहीं जानता कि और भी हो सकते हैं, मेरे पास क्रम से 21 मामले हैं और मामलों में जो धाराएं लगी हैं वो क्या हैं? 324 भी है, 504 भी है, 506 आईपीसी की धारा है, 420, 467, 468, 471, 147, 148, 452, 324, 506, 420, 3/5 गौवध अधिनियम 8, 9, 10 एंटी करप्शन एक्ट, 3I गैंगस्टर एक्ट, 66A/66D IT एक्ट, 386/509/506 आईपीसी। मतलब ये है मामले, गौवध भी है इसमें। इस तरीके के मामले हैं उनके खिलाफ। और प्रगति, अगर आप ये कहें कि मामलों में हुआ क्या है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। किसी में हाजिरी है, किसी में आरोप चार्ज में चल रहा है, किसी में फिर हाजिरी है, अंतिम अवसर दिया गया है, हाजिर नहीं हो रहे हैं। इस तरीके के पूरी वो जो प्रगति दिखाई जाती है ना, वो जो पूरा फ्रेम आता है, वो उसमें ये लिखा हुआ है। अभी जिसकी इंटीग्रिटी खुद में इतनी डाउटफुल हो, तो ऐसा नहीं है शंकराचार्य के ऊपर, क्योंकि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद हैं या एक्स हैं या वाई हैं, मेरे लिए शंकराचार्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, आदि गुरु से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो आदमी शंकराचार्य का नाम लेकर के या शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हुए व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है, वो उससे भी ज्यादा निर्मल हो, वो उससे भी ज्यादा पाक साफ हो, यह आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए, जितनी धारा, एक लिस्ट मेरे पास भी है। हाँ। इसमें आशुतोष ब्रह्मचारी जी पर 23-24 मुकदमों की लिस्ट है वो। हाँ, इसको बड़ी शास्ता से ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार किया है और ये भी कहा है इसमें से बहुत सारों में मुझे कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आज तो ब्रह्मचारी बड़े साफ पाक हैं, उनको ऊपर कोई केस नहीं है, मैं इसको तो स्वीकार कर रहा हूं ना। लेकिन अगर एक केस ऐसा निकला है जो सनातन के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के ऊपर ये आक्षेप लगा है, इन्होंने कुछ बटकों का शोषण किया, जो शोषण किया, शोषण नहीं जो शोषण किया, और उस पर अगर कोर्ट बात रखें अपनी पूरी किया जाए। हाँ। और ये निर्दोष, एक आत्म निर्दोष है, हमने किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं किया है, कोई यौन शोषण नहीं किया है, तो क्या डर थी? किस भय के कारण जब निर्दोष थे इन्होंने FIR दर्ज होने से पहले अग्रिम जमानत याचिका क्यों डाली? नहीं, FIR हो रहा है, कोर्ट की तरफ से FIR हुई है, FIR के बाद उन्होंने ये जमानत याचिका डाली है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। बबीता जी से इसका जवाब लेते हैं। जमानत याचिका क्यों डाली उन्होंने? क्या ठीक है अगर बबीता जी, शंकराचार्य के पद दो पर चीजें हैं अब यहाँ पर। ठीक है, होगा गिरीश जी, ठीक है, समय कम पड़ जाएगा। करते हैं, ठीक है, तक देते हैं। बबीता जी, अब मेरा सवाल आप भगाते हैं, तू कौन होता है, चल भाग यहाँ से। ये भाषा मेरी समझ नहीं आती है। मैं पूरा क्लियर कर दूंगी आपके। ठीक है, आपके जवाब वो दे रही हैं। बबीता जी, एक एक चीज अब सुनिएगा गिरीश जी, थोड़ी देर सुनिए। बबीता जी अपनी बात रखें। देखिए, आपने कहा कि उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, पहले तो उन्होंने बोला था है ही नहीं, फिर उन्होंने बोला है लेकिन खत्म हो गए। सबसे पहली बात 2013 में गोंडा में SP नवनीत राणा ने उनको गो तस्करी के लिए जेल भेजा था। इससे खराब कोई मुकदमा किसी ब्राह्मण के ऊपर नहीं हो सकता।
उसमें बरी अभी तक वो हुए नहीं है, क्योंकि मैं उसकी साक्षी हूँ। और वो लाके दिखाएं, यदि वो बरी हुए हैं, वो हमसे मांग रहे हैं ना, वो लाके दिखाएं जी हाँ जी देखो बरी हो गया मैं, ये है। गो तस्करी में बरी नहीं हुए। 2019 में मेरे सामने मुजफ्फरनगर जेल में मैं मिलकर आई हूं उनसे। किसमें? मैं उसके संगठन में थी, राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा में राष्ट्रीय अध्यक्षा थी नम्रता पाठक भाभी श्री, और मैं थी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। जब उसकी पोल खुली तो हैरान हो गए हम। जब हम जेल गए मिलने, हम तो ब्राह्मण भाई समझ के गए, उसके संगठन के होके गए। जब उसने मुझे इतना गट्ठा दिया कि मेरी इतनी सारी मुकदमे हैं बहन, और ये उस वकील को दे देना, मैं वकील का नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो भी हमारे संगठन में ही थे, और तब हमारी बेल करा दो। और उन्हीं की नहीं, वो गैंग रेप का 376D है उसमें, आप देखिएगा 20 और 21 नंबर पे। और ये झूठा मुकदमा नहीं है, ये आज भी चल रहा है। और जब न्यायालय में जाएगा ना, साक्ष्य तो वहां पेश होंगे। यहाँ तो मैं पेपर दिखा भी दूंगी, उससे क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन न्यायालय तक पहुंचेगा ना, तब तुमको पता लगेगा कि इन्होंने क्या आरोप है इनके, खुद फंसे हुए। और इनकी, आप बताइए जब हम संगठन क्यों छोड़ा हमने भी इनका, क्योंकि इनके हर तरह से चरित्रहीन है, षड्यंत्रकारी हैं। 420 के तो कितने मुकदमे ऐसे लग जाते हैं किसी के ऊपर। आप यदि बरी भी हो गए, आपके ये कहते हैं जी मेरा तो ना सपा ने लगा दिए थे, कोई बात नहीं, सपा ने लगाए थे तो आपने फिर आके अपना बीजेपी को, मैं किसी भी पार्टी का नहीं कह रही, सब पार्टियां अच्छी अपने अपने जगह सब कार्य कर रही हैं, मैं उस मुद्दे पे जाना ही नहीं चाहती। मैं कहती हूँ बीजेपी में आगे बहुत अच्छी बात है। एक कानून मंत्री की पत्नी जो इतनी अच्छी महिला है, वो मेरे साथ, हमने संगठन में जो महिला विंग था वो संभाला करा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके बाद में ऐसा कुकर्म कर दिया कि ये जेल चले गए। अब ये जेल जब चले गए थे ना, पता है इन्होंने क्या कहा था कि इस जो ये जो अभी यहाँ पर अजय पांडे हैं, इनकी ट्रांसफर करवाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो बताइए कानून मंत्री क्यों कराएगा? भैया आप इतने बड़े बड़े गुनहगार हैं, तो कानून मंत्री की कानून मंत्री कौन था उस समय? समाज को नहीं देखेगा। कानून मंत्री कौन था उस समय? गड्डी फाटक जी थे। और ये तो मामला मतलब वहां पे मेरा गया हुआ भी मिलेगा, ऐसा कुछ। देखिए साक्ष्य जो होते हैं ना, मिटते नहीं है। हाँ हाँ, वो तो आज की डेट में तो वो नहीं मिटते हैं। तो वो जेल में रहे 2019 में 29 सितंबर को, 29 या 30 सितंबर 2019 को दिल्ली से इनको पकड़ा गया था। और तभी इनका भाई को पकड़ा गया, चाचा को पकड़ा गया गैंग रेप के आरोप में। उसके बाद भी कानून मंत्री जी फिर भी इनके साथ में फिर भी खड़े रहे, जैसे एक ब्राह्मण भाई सोचकर। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तभी बोला था कि इन्होंने मेरा इसका ट्रांसफर नहीं कराया, मुझे जेल जाने से नहीं बचाया, तो मैं इनको समय आने पे दिखाऊंगा। तो मैंने पूछा तो क्या दिखाएंगे? और बाद में पता लगा जैसे 2022 का इलेक्शन आया, आप सोचे कि मैं मतलब नम्रता भाभी जी इनके संगठन में है, और इन्होंने क्या किया, बिल्कुल एंड मोमेंट पे जब इलेक्शन का वोटिंग का टाइम आया, इन्होंने जाकर हरिद्वार में योगी जी का पिंडदान कर दिया और सपा पार्टी से हाथ मिला लिया कि अब हम सपा को सपोर्ट करेंगे। इससे गंदा कोई कर सकता है? बताइए मुझे आप। और आप योगी जी को माने ना माने, लेकिन वो मुख्यमंत्री है हमारे राज्य के, ठीक है, हमारे पिता हैं वो भी। तो आप कैसे पिंडदान करने का किसने अधिकार दिया था इनको? आप बताइए मुझे। ये पिंडदान करके आ गए। और ये सब मैं ऐसे नहीं बोल रही, सब साक्ष्य है, ये खुद ही डालते थे। उसके बाद अच्छा इन्होंने ये क्यों पहना, आपको पता है इन्होंने क्या बताया कि जब ये जेल बाहर निकल के आए जेल से, गो हत्या के मामले में, गो तस्करी के मामले में, तो इनकी हालत खराब हो गई कि सब जगह थूथू हो गया। तो इन्होंने पगड़ी पहनी और टीका लगाया। तो ये सबसे खराब व्यक्ति है जो अपने कुकर्म छुपाने के लिए चोगा पहनता है, भगवा। अच्छा उसके बाद स्वामी महाराज, आज की डेट में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद परम पूज्य गुरु जी, सब जानते हैं उनको, कैलाशानंद गिरी जी, ये उनके आश्रम में उनसे दीक्षा लिया इसने। वही मेरा गुरु भाई है, मेरे से राखी बंधवाई। जब मैंने इसको बोला भाई तेरी इतनी बातें पता लगी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे संगठन में क्या तुम्हारी परछाई में भी खड़ी नहीं रहना चाहती, तुम तो बहुत ही गए गुजरे इंसान हो। दिनेश शर्मा को इसने दिया इतना बड़ा चिट्ठा कि जी मेरे ये केस खत्म करा दो। अब वो क्यों करेंगे भाई, तुमने इतने केस कर रखे हैं। तो उन्होंने लिख के दे दिया कि देखिए जैसे उचित होगी वो कार्रवाई हो जाएगी, बस मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप बताइए उनके खिलाफ इन्होंने सबसे बोला कि दिनेश शर्मा जी मेरे ऊपर मुकदमा 2019 में लिखवाए हैं। बताइए एक उप मुख्यमंत्री आपके पीछे पड़ेगा? अरे भाई आपका चरित्र नहीं पता, आप जानते हैं क्या गिरीश जी इनको पर्सनली? मतलब देखिए आप भी मेरे ब्राह्मण भाई हैं, आप क्या पर्सनली जानते हैं इनको, कभी मिले हैं? यदि मिले हैं तो आप मुझे बताइए। जवाब ले लेते हैं आखिरी हिस्से में हम। गिरीश जी जी मैं दोनों से मिला हूं। मेरा एक सवाल है मेरी बहन से और बड़ी विनम्रता से है वो सवाल, अगर आशुतोष ब्रह्मचारी अपराधी हैं, क्या उनके अपराध के बिना पर
किसी बलात्कारी को, किसी यौन शोषणकारी को मुक्त किया जा सकता क्या? नहीं, ये भी कौन कह रहा यौन है मुक्त शोषण करिए? किए हैं बच्चों का, कोई छोड़ दिया मुक्त जाए। करने को नहीं कह रहा, कोई भी मुक्त करने दूसरी को बात, नहीं कह रहा, कोर्ट में फैसला होगा। आपकी सही बात है। मैंने बड़ी शास्त्रता से इस चीज को माना कि आज तो जो ब्रह्मचारी अपराधी हैं, उनके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन क्या अगर उनके ऊपर केस चल रहा है और दूसरा व्यक्ति बटुकों का यौन शोषण करे, ब्रह्मचारी पर केस चल रहा है, क्या उस व्यक्ति के कारण इनको दोष मुक्त किया जा सकता है? आप अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं आपको गिरीश भाई एक कौन सा कानून है? गिरीश भाई मैं आपके बहुत विनम्रता से बताती हूँ, आप बहुत विनम्रता से मैं आपको दूसरी बात, बताती हूँ। दूसरी सुनिए बात, अभी। आ रहा हूं, गिरीश जी, पहले जवाब ले लो। एक मिनट गिरीश जी, रुकिए। आपको आपकी बात का मैं जवाब देती हूँ, आपके जवाब आ जाए क्लियर हो फिर जाएगा। अगला सवाल रखिएगा। हाँ बबीता जी बताएं। देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है। यदि मैं चोर हूं तो क्या मैं किसी को चोर नहीं कह सकती? बिल्कुल कह सकती हूँ, मेरा अधिकार है यदि मैंने देखा उसको चोरी करते हुए। लेकिन यदि एक व्यक्ति का चरित्र ऐसा है जो कि सिर्फ सुरक्षा लेने के लिए, क्योंकि आज भी उसने क्या लिखा है पता है फेसबुक पे क्या लिखा है, मैं कोर्ट में जाता यदि मुझे सुरक्षा मिल जाती। ये उसका ये एक पैटर्न है। वो 2019 से हमसे भी पोस्ट करवाता था एसपी शामली को, मुझे सुरक्षा दो, मेरे ऊपर हमला हो गया। दूसरी बात, मैं आपकी बात पे आती हूँ, ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि किसी ने भी किसी के साथ दुराचार किया है तो उसको कोर्ट में सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन कोर्ट की सजा आने तक आप शंकराचार्य जी पे ऐसे खड़े होकर लांछन मत लगाइए कि हम भी पाप के भागी बनेंगे। जब वो आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। आप बताइए ना। चलिए ठीक है, मेरे पास हमें आखिरी न्यायालय 1 मिनट पे है। गिरीश जी 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए दो चीजें हैं शेखर जी, हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे हैं। जो दोष लगा है उसकी पुष्टि कोर्ट ने किया है और वो उनके एविडेंस को देख करके, उन बटकों की बातों को सुन करके कोर्ट ने एक आदेश दिया इन पर FIR दर्ज की जाए। मैं उस कोर्ट की बात की पुष्टि कर रहा हूं। ठीक है, मैंने कोई लांछन नहीं लगाया। नहीं ठीक लेकिन है। अगर ये बात, हाँ दूसरी बात, जितनी मुखरता से मेरी बहन जी ने कहा है कि आज तो ब्रह्मचारी ऐसा है, मैं उसे जानती हूँ, संगठन जुड़ी थी। जब तक आपको नहीं पता था तब ठीक है, जब तक आपको नहीं पता था तब तक आप उससे जुड़ी हुई थी। ठीक है बबीता जी को शायद आवाज में दिक्कत हुई। अब इसका जवाब, कहिए, दूसरी बात का जवाब दे दीजिए। शंकराचार्य को शंकराचार्य मान रहे हैं, ठीक है। उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जितने आप सब कहे हैं उस बात को भी आप कहिए ना। ठीक है बबीता जी, आप तो पूरा पक्ष ले। ठीक है, जब आपके सामने सच्चाई आई तो आप आशुतोष ब्रह्मचारी, कह रहे हैं हाँ आप बोले जी। शिखर जी मैं तो जुड़ी ही हुई थी, मेरे गुरुजी जुड़े हुए थे इसलिए मैं जुड़ी हुई थी। लेकिन जब आप किसी क्यों जुड़े? हम भगवा का, हम सनातनी भगवा का भगवान पहनता है ना कोई, उसका सम्मान करते हैं, वहां पे संशय नहीं लाते हैं। लेकिन जब सामने आया तो मैंने उसको बड़ी विनम्रता से वो बोला। गिरीश जी वही कह रहे हैं कि मुझे अभी सामने 2020 आया है तो आपका क्या स्टैंड है? वो कह रहे हैं कि अदालत में फैसला आएगा, अपनी जगह पे है, उस बात को वो सम्मान पूर्वक देख रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे पहले आपको आशुतोष के बारे में नहीं पता था, अभी इनको अभिमुक्तेश्वर के बारे में नहीं पता, जब पता चला है तो फिर क्या मैं इसको बता देती हूँ, मैं इसका जवाब देती हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, मेरे परम पूज्य गुरु जी, उनके ऊपर 2016 में तेजिंदर कौर ने एक रेप का मुकदमा लगाया था। मैंने बिना किसी स्वार्थ के जाके सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि वो झूठा मुकदमा था और वो कोर्ट तक जाना ही नहीं पड़ा। हमने कुछ इस तरीके से करा और ये सारी मीडिया पे भी मिल जाएगी आपको, प्राइम न्यूज से लेके NDTV पे, तब भी मैं आई थी। उसके बाद आज मैं आई हूँ, क्योंकि धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, वो कोई छोटे मोटे संत नहीं है तो उनका। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने तो मान लिया ना कि अरे रेप का केस लगा है तो कुछ तो बात रही होगी। तो अभी आखिरी कमेंट आपका क्या है? अभी मुक्तेश्वर पे आखिरी कमेंट आप दे दीजिए। मतलब अभी जब मामला सामने आया है तो हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बबीता जी बिल्कुल करना चाहिए। हमारा तो हृदय जानता है, लेकिन फिर भी न्यायालय सर्वोपरि है। चलिए हमारा हृदय जानता है, लेकिन सबके समक्ष आना ही चाहिए कि भाई जब दूध का दूध पानी का पानी होगा तो सब चीजें अपने आप ही जो ठीक है। बबीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंडित गिरीश आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वार्ता में शामिल होने के लिए। इसमें कहीं कोई
संदेह मत रखिएगा कि जिस तरीके की स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, खास तौर से सनातन को लेकर के, वो अपने आप में बड़ा विक्षोभ पैदा करने वाली हैं। हर दिन एक नई लहर उठती है और नए सिरे से समाज को इस तरीके से कलुषित करके मन को चली जाती है, जिसमें हमारे आराध्य, हमारे व्यवस्थाओं, हमारी परंपराओं पर ऐसा आघात होता है कि वो आघात कोई बाहर का होता तो हम उससे कब के निपट चुके होते, निपटते चले आए। लेकिन जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी है, उसमें हमारा धर्म, हमारा राजधर्म, हमारी सत्ता, कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति बनी है जिसमें व्यक्ति जिस पद पर बैठा है, सबसे बड़ी हानि उस पद की हो रही है। क्योंकि आप ये यकीन मानिए कि बहुत ही बड़े मनीषियों ने इन पदवियों को तैयार किया है। वो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, वो चाहे शंकराचार्य की गद्दी हो, चाहे ये पूरा सनातन समाज हो, इसको बहुत ही महीन तरीके से कण कण जोड़ करके, एक एक आदमी को जोड़ करके इस पूरी व्यू को तैयार किया गया है। तब आज ये हिंदुस्तानी सनातनी दिखता है। जिस तरीके से, जिस आधार पर, जिस कुठाराघात इस पर किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से कम आने वाले समय में एक ऐसे विद्रूप रूप को पेश करेगा जिसमें समाज की, सनातन की, सत्ता की और धर्म की हानि निश्चित है। लिहाजा जो गलती हो गई है, बेहतर होगा कि जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो समय रहते उस गलती को कुछ इस तरीके से सुधार लें, उसका रास्ता निकाल लें कि जो समाज है उसका जो विघटन है वो कम से कम रुक जाए, ना हो। ये आज की सबसे बड़ी विवशता और ज़रूरत दोनों है। क्योंकि अदालत क्या फैसला देगी, क्या नहीं देगी, किस तरीके से देगी, क्या दलीलें रखी जाएंगी, वो अपनी जगह है। लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उसमें ये बात भी सिद्ध हो रही है कि हमारा समाज, हमारा पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था, पूरी परंपरा कितनी तेज़ी से गर्त में जा रही है। इसको रोकना पड़ेगा, किसी न किसी स्तर पर रोकना ही पड़ेगा। नमस्कार।